की वीडियो में चैप्टर 15 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बात सही सुनी कि एक वीडियो देख लो, चैप्टर 15 क्लास 12 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के तमाम न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, जिसमें वर्क एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल भी हैं, सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स भी हैं और जो बुक के एंड में यानी जो चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल्स दिए हुए वो भी हैं। एक वीडियो कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है, जस्ट 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि भाई देखो, हमारे ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं एमी इंग्लिश सेंटर के, जिसकी फ़ीस हमने 3000 रुपये रखी है। देखो, इन ग्रुप्स में आपको मिलेंगे तमाम मटेरियल, नोट्स, गैस पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, पूरी तैयारी घर बैठ के कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ। तो आप लोग इन ग्रुप्स में ज़रूर ऐड जाओ ताकि तमाम चीज़ें मिल जाए। और ये फीस पूरे साल के लिए जस्ट एक बार देना है। आप किसी कोचिंग में भी जा रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपको वहाँ भी पढ़ते रहना कोचिंग में, और जो चीज़ें समझ ना आए वो हमारे चैनल से देख लेना। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करो, यही ईजी पैसा नंबर भी है, इसी पे फीस भी पे कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले न्यूमेरिकल से करते हैं। अच्छा, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हैं, वर्क एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट सब कुछ शामिल है। जो भी मैं करवा रहा हूँ अपनी कॉपी में उसको सॉल्व करते रहो, ताकि बाद में जब रिवीजन करने का वक्त आए ना तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये मैंने पढ़ा तो था मैंने, लेकिन अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से होता है कि रिवीजन नहीं किया होता, तो रिवीजन कर लेते हो तो याद आ जाता है जो भी पढ़ा होता है। अच्छा चलो, सबसे पहले आसान न्यूमेरिकल, इस पूरे चैप्टर में ना बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जैसे अगर ध्यान से समझोगे ना सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। चलो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलो देखो भाई, कहा जा रहा है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, देखो हमारी जो बॉडी है ना उसका टेम्परेचर कितना होता है, हमारी बॉडी का, रूम के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो वो टेम्परेचर जो होता है, मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, नॉर्मल। देखो जब बुखार हो जाता है तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम की बात नहीं कर रहे। जब हम बिल्कुल सेहतमंद होते हैं ना, जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो सेहतमंद हो, और मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो सेहतमंद हूँ, तो अभी जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर होगा वो होगा कम से कम 36.88 सेल्सियस। ये सेल्सियस में है, याद रखना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन इसमें लिखते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होता है नंबर में, तो इसको याद रखना। अच्छा, व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, आपने कुछ नहीं करना, आपने यही टेम्परेचर जो है वो बताना है फ़ारेनहाइट स्केल में। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल करो तो यहाँ गिवन डेटा मेंशन किया करो, टीचर के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। अगर आंसर गलत भी आ जाए तो भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं इस तरह से कि आपने डेटा सही जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और यूनिट कन्वर्जन इधर ही कर लिया करो। लेकिन अभी तो हम इसको ही सॉल्व कर रहे हैं तो वो नीचे करेंगे। अच्छा, बस जस्ट आपको एक फार्मूला याद रखना है और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये फार्मूला TC/5 इक्वल टू TF माइनस 32/9, दिस इज अवर वर्किंग फार्मूला। अब आपको क्या करना है, आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, यानी इसमें तो दिया हुआ है, इसके लिए सेट करा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, उधर ले जाओ, इक्वेशन सेट करानी आपको आती है। तो ये 9 यहाँ आ गया, TC ऐसे ही रह गया, और ये आपके पास हो गया कितना, 5 हो गया। ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। ठीक है, ये लो। अब आपको बस जस्ट अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। ये 9 आ गया और बाकी आपका कितना दिया था, 36.88 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ही होता है नॉर्मली। आपके पास अगर घर में थर्मोमीटर हो तो चेक भी कर सकते हो। तो ये वाला जब मैंने फैक्टर सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 66.384 प्लस 32। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैपिटल में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 66.384 प्लस 32 तो 98, और करीब करीब इतना ही आता है। अच्छा, ये आया है फ़ारेनहाइट में आपके पास, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। राउंड ऑफ कर दोगे ना तो ये 8 है, आगे कैरी चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी बुक बिल्कुल जैसे बुक में दिया हुआ वैसा 100% हो जाएगा। तो राउंड ऑफ की टेक्निक भी आप अच्छी तरह इस्तेमाल करो। अच्छा, अब एक और बात,
की तरफ यहाँ आ जाते हैं हम कि देखो यही काम ना इस टेम्परेचर को, जो ये बॉडी का आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है ना, आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जस्ट इसके साथ 273 लगा दोगे तो वो केल्विन हो जाएगा। बात समझ आई? मज़ा आया? इसी तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। चलो अब मज़ीद फर्दर। अच्छा देखो, अब जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना वो सेल्फ असेसमेंट के अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा ना सब कराऊंगा, तो सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल भी मेरा जो है आज की वीडियो का पार्ट है। तो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को चेक कर रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो ये पहला सेल्फ असेसमेंट हमारा हो रहा है। दोनों ही जो न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, दोनों ही जो क्वेश्चन दिए हैं वो न्यूमेरिकल टाइप हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम द सेंटीग्रेड स्केल टू केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे ना ये कह रहे हैं, मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ, बहुत सारी वैल्यूज उन्होंने दी हुई है, और 2 फाइंड लिख देता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 0 केल्विन को आपको पहला टेम्परेचर दिया हुआ T1 लिख लेते हैं इसे, तो ये दिया हुआ 0 सेल्सियस। अब इस सेल्सियस को आपने 2 में कन्वर्ट करना है, एक केल्विन में कन्वर्ट करना है और एक आपने करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टेम्परेचर, मल्टीपल टेम्परेचर आपको गिवन है। इसी तरह से T2 लिख लेते हैं जो कि 20 सेल्सियस दिया हुआ है। अब इसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और इसी तरह फिर आपको T3 दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है आपको 1205, ठीक है, 120। इसको भी आपने वही काम करना है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं 0 सेल्सियस कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर बाकी फर्दर करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो टू फाइंड यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें केल्विन में चाहिए और फ़ारेनहाइट में, सारे जितने भी टेम्परेचर गिवन है सब। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो बहुत सारे लिखे हुए, मैं 3 करा देता हूँ, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हो आसानी से, जस्ट आपको वही तो पुट करना है। अच्छा, सबसे पहले केल्विन कहा था, तो केल्विन देखो बहुत आसान है। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में ले जाना है तो क्या करना होगा कि जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है 273 को उसमें ऐड करना होगा। बात समझ आई? फील आया? बहुत आसान है। देखो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इसका कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या है कि जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 को ऐड करोगे वो केल्विन में चला जाएगा। आओ मैं करके दिखाता हूँ। तो केल्विन कितना है? 0 दिया हुआ है ना, देखो TC = 0 केल्विन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 273, तो TK = 273 केल्विन। ये आपका पहला हो गया कि आपने 0 सेल्सियस को केल्विन में लिख लिया जो कि 273 केल्विन बन रहा है। अब दूसरा करते हैं, मतलब अब इसी को फ़ारेनहाइट में करता है। फॉर फ़ारेनहाइट, फॉर F, फ़ारेनहाइट लिख रहा हूँ F के लिए। अच्छा, अब देखो फॉर्मूला बार बार आपको सेट कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला सेट करा दिया था, इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर लो, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। तो TF = 936.88 डिवाइडेड बाय 5 + 32। अच्छा, एक हमसे मिस्टेक हो रही है कि हमने ना ये गलत डाल दिया, 0 डाल दिया। देखो ये वाला फार्मूला बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला। तो ये TC तो यहाँ पर 36.88 था, लेकिन वहाँ पर क्या है? 0 है। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, 32 आपके पास आ गया, सही है। फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्जन हो गया। ये वाला फार्मूला बेसिकली मैंने यूज़ किया है। आप ये वाला याद रख लो, ये वाला बना लो, या ये वाला याद रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो समझ में आ गया। अब मैं आपको ना 20 का करा देता हूँ ताकि आपको ना एक और समझ में आ जाए, ताकि फिर आप बाकी खुद भी कर सकोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो हमारे पास 20 कितना दिया हुआ है? सेल्सियस दिया हुआ है। अगेन वही केल्विन में ले जाना होगा, तो फॉर केल्विन लिख लेते हैं। तो कितना है? फार्मूला क्या है? ये वाला हमारा वर्किंग फार्मूला है, ये वाला हमारा वर्किंग फार्मूला है। तो TK = 20 + 273, तो ऑब्वियस समझ में आ रहा है कि 293 केल्विन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात नहीं करते हम। अच्छा, फॉर फ़ारेनहाइट, फॉर F फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो फार्मूला क्या था? 9, उसके साथ यहाँ पर क्या आना है? उसके साथ TC आना है। तो TC कितना दिया हुआ है? 20 और 5 + 32
ठीक है, चलो एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, या चाहो तो पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा तो एक साथ कैलकुलेशन करोगे तो वो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 68 आपके पास जो है वो आ रहा है, ये फ़ारेनहाइट में है, वो केल्विन में था। ठीक है, समझ आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसी तरह से ना 120 को आप करो, 120 को आप कर लो, ठीक है, 500 को आप कर लो, इस तरह से -2 3 सेल्सियस को भी कर लो, और 200 को। देखो माइनस में याद रखना कि आप यहाँ पर ना माइनस डालोगे, यहाँ माइनस पुट करोगे, ठीक है, -23 में यहाँ माइनस पुट करना, और यहाँ भी माइनस, तो आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। समझ आ गई ना बात, कोई परेशानी वाली बात एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। बहुत ही परेशानी वाली बात मैं खुद आपको बता देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब दिया हुआ है आपको, इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है। अब वहाँ कह रहे हैं आपको केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है अगेन। चलो मैं लिख देता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट का ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास, सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, ठीक है। तो गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड देख लेते हैं। देखो बच्चों, 0 आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, अब याद रखना केल्विन में दिया हुआ है, तो चाहो तो इसे T1 लिख लो या केल्विन में लिख लो। 0 केल्विन है। अब इस 0 केल्विन को आपने ले जाना है सेल्सियस में और आपको ले जाना है फ़ारेनहाइट में। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। 2-3 तरीके हैं, उससे आप कर सकते हो। इसी तरह फिर आपको T2 दिया हुआ है, जो कि आपको दिया हुआ है 20 केल्विन। अगेन वही ले जाना है कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अच्छा, तो आपको किस में ले जाना है टेम्परेचर को? सेल्सियस में, और आपको ले जाना है फ़ारेनहाइट में, और सोल्यूशन आपने मेंशन करना होगा। चलो भाइयों बहनों बात समझ आ गई? आज होकर के चेक करते हैं। चलो केल्विन में ले जाने के लिए तो सेल्सियस में ले जाने के लिए तो फॉर्मूला यही यूज़ होगा। सेल्सियस से केल्विन जाना है, केल्विन से सेल्सियस आना है, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, 0 सेल्सियस देखते हैं कि हमारे पास 0 केल्विन देखते हैं हमारे पास कितने सेल्सियस के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या है? TK इज इक्वल टू TC+273। सेल्सियस में चाहिए ना, सेल्सियस अननोन है ना, सेल्सियस में चाहिए, तो उसको उधर ले आओ TK को, मतलब TK के पास ले आओ 273 को, तो TC। अच्छा, TK कितना दिया हुआ? 0 -273, तो TC इज इक्वल टू -273 सेल्सियस। अब ये बात आप बच्चों को अच्छी तरीके से पता है कि 0 केल्विन जो है वो -273 सेल्सियस के बराबर होता है। ये आपको याद भी है और यहाँ से वेरीफाई भी हो गया है। अच्छा, अब देखो केल्विन में जाना था ना, सेल्सियस में जाना था ना, सेल्सियस में आ गए। सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट में भी जाना है, तो यार इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो फ़ारेनहाइट में जाने के लिए, इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो, या फिर जो एक और फॉर्मूला आपके पास है उसको भी यूज़ कर सकते हो। जो एक और फॉर्मूला हमारे पास है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि TC इक्वल टू 100 इक्वल टू, अभी आगे आएगा भी, केल्विन -273 100। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ज़रा बात समझने की कोशिश करो। 1 मिनट, वो फॉर्मूला थोड़ा सही नहीं है, हमें फ़ारेनहाइट में जाना है। TF-32 और 180, अब सही है, ठीक है, अब सही है। देखो केल्विन में पुट करो, फ़ारेनहाइट में आ जाओगे, सही है। या फिर ये भी कर सकते हो कि आप केल्विन से फ़ारेनहाइट में, केल्विन से सेल्सियस में आ गए थे, है ना, तो सेल्सियस को इधर पुट करके भी फ़ारेनहाइट में आ सकते हो। 2 तरीके कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट ये कर सकते हो कि 0 केल्विन को यहाँ पुट करो और आप फ़ारेनहाइट में आ जाओ, या फिर ये जो फ़ारेनहाइट में आया है इसको यहाँ पुट कर फ़ारेनहाइट, वो जो सेल्सियस में आया है टेम्परेचर -273, उसको यहाँ पर पुट करके फ़ारेनहाइट में आ जाओ। अब आप बोलोगे सर केल्विन को करना है, तो देखो केल्विन को ही तो आपने सेल्सियस बनाया ना, तो सेल्सियस को अगर यहाँ यूज़ करोगे तो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में पता चल जाएगा कि क्या टेम्परेचर आ रहा है। बात समझ आ रही है? यानी 0 केल्विन से आप सेल्सियस में आए, अब इस सेल्सियस को यूज़ करके या फ़ारेनहाइट में आ सकते हो। एक तरीका तो ये है।
या फिर डायरेक्ट तरीका ये है कि डायरेक्ट केल्विन को यूज़ करके डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में आ सकते हो। वहाँ पे सिंगल स्टेप में आ रहे हो या डबल स्टेप में आओगे, तो वैसे बेहतर यही है कि इस फॉर्मूले को याद रख लेना। बस फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बाकी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं लग रहे होते, कोई इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रखे हुए, यहाँ बस फॉर्मूला आने चाहिए। तो 0 सेल्सियस पुट कर लेते हैं, तो TF माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू 0 है, तो 0 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, पहले इस फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए। तो 273 माइनस में डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ रहा है माइनस 2.73, ये हो गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 273 और 180, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस होगा 32, सही। तो कर लो ज़रा, माइनस 2.73 मल्टीप्लाई 180 प्लस 32, तो यार माइनस 459.4 फ़ारेनहाइट, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये मैंने डन किया और किस तरह से ये हुआ, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ। देखो हमने यही निकाला है कि 0 केल्विन आपके पास बराबर होता है, ये ज़रा मैं जूम कर देता हूँ, 0 केल्विन बराबर होता है माइनस 59.67, और हमारा क्या आया है, हमारा आया है माइनस 59। ये वाला फैक्टर में थोड़ा सा अलग आ रहा है, लेकिन चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ठीक आना चाहिए, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से शायद 20 भी गिवन है, 20 भी कर लेते हैं ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब 20 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन वही फॉर सेल्सियस में लाना होगा, सेल्सियस में लाना होगा, तो T के माइनस 273 इक्वल टू TC लिख लेते हैं। तो 20 माइनस 273, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20 माइनस 273, तो ये आ गया माइनस 253 सेल्सियस। क्लियर है बात, समझ आ गई। अब इसी को ज़रा जो है वो फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर बकिया जो है वो आप भी कर सकते हो, मैंने आपको तरीक़ेकार सारे बता दिए फुल डिटेल में जाकर, तो एक दो भी बहुत थे हमारे लिए। अच्छा, अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर एफ फॉर्मूला अगेन यही इस्तेमाल होगा कि TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अच्छा, यहाँ 0 सेल्सियस था, लेकिन यहाँ 0 केल्विन था, 20 केल्विन है, 100। अच्छा चलो, अब वही पार्ट में कर लेते हैं, डायरेक्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इसका आंसर गिवन नहीं है। तो 20 माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, तो माइनस 2.53। अच्छा, TF इक्वल टू, देखो ये माइनस 2.53 हो गया, 180 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 32 हो गया, तो वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस 2.53 मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस 32 माइनस 423.4 फ़ारेनहाइट। समझ आ गई बातें, भूलोगे तो नहीं, ये बातें याद रखना, ये बातें सही है। चलो अब आगे चलते हैं। तो बस यही इस तरह से अब बाकी अब मल्टीपल जितने भी टेम्परेचर हैं उन्हें आप मुख्तलिफ में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपके पास फार्मूलाज भी हैं
बस वो फॉर्मूलाज अपने पास लिख के रखो, आपके मल्टीपल न्यूमेरिकल इन फार्मूलाज के ज़रिए से डन हो जाएंगे, मतलब आप कर लोगे। फार्मूला अगर नहीं लिख के रखोगे, यकीन मानो आपको आता भी होगा ना, आप भूल जाओगे कि यार फार्मूले में माइनस आना था, प्लस आना था, तो वो माइनस प्लस अगर आपसे गलती हुई तो फिर तो आपको पता है कि आंसर तो गलत हो जाना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप फार्मूला अच्छी तरह याद रख लो और कॉन्सेप्ट तो आपके पास है, तो फिर आप मल्टीपल न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाओगे, बल्कि हो जाओगे क्या, हो गए हो। ठीक है, हो जाओगे नहीं, हो गए हो आप। चलो अब हम करते हैं अपने फर्दर न्यूमेरिकल्स। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको पता है ये काम, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी भी कर लेंगे थोड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर, हाँ वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, वैसे तो 15.2 है, लेकिन मैं 2 लिख रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कोई और चैप्टर तो डिस्कस नहीं कर रहा। आपके पास एक सिलेंडर है, समझ लो ये एक सिलेंडर आ गया, ये सिलेंडर आ गया आपके पास, ठीक है। उसमें जो वॉल्यूम मौजूद है, समझ लो एक वॉल्यूम मौजूद है, एक वॉल्यूम लेवल है। मैं यहाँ गिवन डेटा लिख दूंगा, गिवन डेटा और टू फाइंड। तो इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 0.80 dm क्यूब, क्लियर हो गई, ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसमें जो गैस भरी हुई है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, याद रखना कौन सी है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 0.80 dm क्यूब, ठीक है। प्रेशर कितना आ गया, P, जो कि ATM में दिया हुआ 1.2 ATM। अच्छा, अब 1 ATM यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 ATM बराबर होता है, यहाँ लिख लो, 1 ATM बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करा दो किससे, 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो जो आपका टेम्परेचर है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में चला जाएगा ATM से। तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.01 एक्सपोनेंट 5, तो द आंसर इज 1.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ये ATM में था, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चला गया। जस्ट मल्टीप्लाई विद द फैक्टर ऑफ 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा, उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ, अ पिस्टन स्लोली स्टार्ट कंप्रेसिंग द गैस टू अ प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ समझो पिस्टन मौजूद था, ये पिस्टन मौजूद, अब इस पिस्टन को मैंने दबाना शुरू कर दिया, कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो पिस्टन यहाँ पर आ गया। अच्छा, पिस्टन के यहाँ पर आने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। पहले प्रेशर क्या था 1.2 यानी P1। अब जब आपने पिस्टन को दबाया तो प्रेशर कितना हो गया, देखो प्रेशर आपके पास बड़ा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर आपके पास कितना आ गया, 6.0 ATM का हो गया। पहले कितना था 1.2, अब 6.0 हो गया। अब अगेन वही बात है, इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ वी डू कन्वर्जन, 6.0 मल्टीप्लाई 1.01 एक्सपोनेंट 5, तो ये आ रहा है आपके पास 6.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। अच्छा, रिमेन कांस्टेंट, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपने क्या पता लगाना है, आपने V2 पता लगाना है, V1 आप बच्चों को गिवन कर दिया था। अच्छा, अब देखो जब भी ये कहे ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ आप लगा सकते हो, ठीक है, बॉयल्स लॉ लगा सकते हो, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जो रिलेशन दिया था वो बॉयल्स ने दिया था ना, तो इसलिए ये लगेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखना। V2 पता करना है, और याद रखना V2 हमेशा कम आएगा V1 से। क्यों कम आएगा,
क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी V2 कम आना चाहिए V1 से। चलो रख के कैलकुलेशन करते हैं। तो V1 कितना आया 1.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और V1 कितना 0, P1 आपके पास ये आ गया, V1 ये रख रहा हूँ मैं आपके पास। V2 कितना आया 6.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, दिस इज आवर V2। कुछ जल्दी भी हो जाएंगे, कुछ रुक रुक के भी होंगे। तो 1.21, एक मिनट, 1.21 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 0.80 डिवाइडेड बाय 6.06 एक्सपोनेंट 5, द फाइनल वन इज 0.15 dm क्यूब। अब ये देखो, इसको तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना कि 0.80 ज़्यादा होता है, 0.15 कम होता है। क्यों? क्योंकि देखो प्रेशर अगर बड़ा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए था, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया। लेकिन जस्ट एक छोटा सा फ़र्क है कि राउंड ऑफ करोगे ना ये 6 हो जाएगा, राउंड ऑफ टेक्निक लगा लेना, सही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सही आया, क्योंकि ना यहाँ पर 9 आ रहा था, तो 9 को अगर एक आगे कैरी दोगे 5 में, यानी 1 कैरी दोगे तो वो 6 हो जाना है। बाकी सही है। अच्छा, अब आ जाओ वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, चलो अगेन वही है कि हम इसे समझ लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ द एयर विथ इन द कार टायर। समझो ये गाड़ी का हमारे पास एक टायर है, ठीक है, ये गाड़ी का टायर हो गया, ये इसका रिम आ गया और ये इसका टायर हो गया, ये इसका टायर हो गया। अब आपको सब बच्चों को ये बात पता है ना, इस गाड़ी के टायर में एयर भरी जाती है, ठीक है, आपको सब बच्चों को ये बात पता है ना कि इस गाड़ी के टायर में एयर भरी जाती है ताकि टायर जो है वो शॉक अब्जॉर्बर का काम भी कर रहा होता है। अगर हार्ड टायर लगा दें तो फिर शॉक अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे गाड़ी में, आपका सर दर्द हो जाएगा, आप गाड़ी में बैठने ही छोड़ दोगे। तो इसके अंदर यहाँ पर एयर भरी हुई होती है, जो कि आपके सामने भरी जा रही होती है। या आपने कभी भरते हुए तो देखी होगी, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपने भरती हुई देखी होगी, और अगर आप मेल हैं तो आपने ज़रूर भरी होगी अपने बाइक में, कार में हवा। तो देखो अब हमने क्या करना है, हमने ये मास बताना है, इसका मास कितना है। तो गिवन डेटा टू फाइंड, मास कैलकुलेशन करेंगे हम इस एयर की, ठीक है। हमें दे दिया है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है इसके अंदर, क्यूब है, वॉल्यूम है ना। अच्छा, और टेम्परेचर कितना है। अब देखो ये सेल्सियस में है, मुझे इसे केल्विन में रखना पड़ेगा, तो मैं इसके साथ क्या कर देता हूँ 273 प्लस कर देता हूँ, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन से तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना। अच्छा, उसके बाद हमें फर्दर जो प्रेशर दिया है, प्रेशर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ही हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में मौजूद है। 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ज़रूरी है, अभी वो फार्मूला लगाऊंगा तो मैं आपको समझ में आएगा। कैपिटल एम से लिखते हैं 28.8। आप ये मोलिकुलर मास देखकर बता सकते हो ये एयर कौन सी है। अच्छा, अब चलो आओ ज़रा काम करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। इस फार्मूले से आपका मास आ जाएगा, इस फार्मूले से आपकी जो गिवन जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आ जाएगी। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो अननोन हो गए। एक तो मास जो कि हमें पता लगाना है, वो भी अननोन है, मोल भी अननोन है। तो पहले मोल पता लगा लेते हैं, मोलिकुलर मास गिवन है तो मास निकल आएगा फॉर एन। तो मोल के लिए फॉर्मूला लगेगा PV = n/T। आर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लिख लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ होती है 8.3, मतलब मुख्तलिफ सिस्टम में मुख्तलिफ होती है, 8.314 जूल मोल केल्विन पर मोल पर केल्विन, इनवर्स है, समझ गए। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो PVRTN, तो n निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁵। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 0.020। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 8.314। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, 300। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, सर कैलकुलेट कर रहे हैं, चलें कैलकुलेट कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3.0 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई, मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ ताकि एरर
आगे जाने की जो कंडीशन है ना वो 0% हो जाए। मतलब ऐसे तो 0 नहीं होती, लेकिन कहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा ना तो फिर वो बुक से छापूंगा तो फिर वो मसला आ जाता है कभी कभार। तो ये मोल्स आ गए, तो अब कोई मुश्किल नहीं है मास निकालना, मास निकाल लेते हैं फॉर m। तो देखो ये मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स 2.0 और ये 28.8, तो मास आ गया। अच्छा याद रखना मास किस में आएगा, मास ग्राम में आएगा, क्योंकि आप ग्राम में चीज़ें रख, मतलब आपने मॉलिक्यूलर मास ग्राम में रख रखा है। तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो मास इन ग्राम आ गया आपके पास 2.40 मल्टीप्लाई विथ 28.8, तो ऑलमोस्ट 70 आ रहा है, लेकिन जो इसमें आ रहा है मैं वही लिखूंगा। ठीक है, ये हमारा मास है। हाँ बिल्कुल सही है। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके इसे 69 पे ऐसा रख सकते हो, ये आपके ऊपर विश करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। नाउ वी आर मूविंग इन न्यूमेरिकल नंबर, वर्क एग्जाम्पल नंबर, वर्क एग्जाम्पल, मैंने वर्क, हाँ सही, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो समझ लेते हैं, द एटम इन अ गैस, द एटम्स इन अ गैस, मतलब समझो गैस है आपके पास, समझो ये एक क्यूब बना लो। मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ताकि आपको ना बात भी समझ में आए और न्यूमेरिकल भी समझ में आए और पढ़ाई में मज़ा भी आ जाए कि हाँ यार पढ़ाई जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ होती है। ये क्यूब है, वैसे थोड़ा सा ख़राब बन गया है थोड़ा सा ख़राब बन गया है, अब सही है। ये क्यूब है, ठीक है। समझो इसके अंदर गैस मौजूद है, इसमें गैस मौजूद है। अब गैस के बेसिकली यहाँ पर एटम होंगे, है ना, एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मुख्तलिफ एटम्स यहाँ मौजूद है, सही है। तो अच्छा अब ये मूव कर रहे होंगे, है ना, मूव कर रहे होंगे ना, रेस्ट में तो नहीं होते, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो इनके पास क्या आ जाएगी, इन सब की एनर्जी होगी। देखो मेरी बात समझो, ये गैस के मॉलिक्यूल एटम्स जो है मूव कर रहे होंगे, है ना, मूव करने से इनके पास क्या आएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम उन सब एनर्जीज को एक साथ अगर देखें तो वो सारी एनर्जीज मिलके क्या कहलाती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वही गिवन कर दी गई है आपको, मीन ट्रांसलेशनल, एवरेज कह लो या मीन कह लो, तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यानी सबकी एनर्जी को मिला दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये एटम मूव कर रहे होंगे। तो इसको मैं के ई ही लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ एम लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मीन है। तो 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जॉउल, काफ़ी कम आ रही है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, मगर मज़े की बात यह है केल्विन में भी बताना है और सेल्सियस में भी बताना है, ठीक है। सोल्यूशन डालते हैं, एक कांस्टेंट लिख लो जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन। याद रखना ये केल्विन है, केल्विन से क्या मुराद है कि जो अभी आप आंसर निकालोगे ना अपना, वो केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपको दिमाग में होनी चाहिए बात, वरना फिर गलती हो जाती है यहाँ से बच्चों से। तो देखो अब ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमारे पास, मीन एनर्जी का, मीन काइनेटिक एनर्जी का, मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर 3/2 kT, स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना, हाँ 3/2 kT, मुश्किल तो नहीं है ना, इसको इधर ले जाओ। देखो ये आपके पास हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी m लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 3 डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर को अभी वहाँ केल्विन को वहीं रहने देते हैं, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये जो है ना आपके पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा अब देखो ये कितनी दी हुई थी आपको, ये दी हुई थी आपको कहाँ गई, वो 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻21, ठीक है, ये हो गई, और ये हो गई 2/3, और के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23,
तो ये टेम्परेचर केल्विन में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केल्विन में गिवन है, तो इसलिए टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। सेल्सियस में अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। तो 5.0 एक्सपोनेंट 21 और मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय 1.38 एक्सपोनेंट -23। अच्छा है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। हाँ, तो माइनस लगाना भूल गए ना। हाँ, अब सही आ रहा है। तो 241.54 केल्विन, दिस इज आवर आंसर इन केल्विन। तो कोई बिग इशू नहीं होगा। अच्छा, राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ टेक्निक लगाओगे ना, तो ये राउंड ऑफ टेक्निक से ये जो 1 आ रहा था ये 2 हो जाएगा। सही है, राउंड ऑफ टेक्निक आपको आती होगी, आई होप। सही, बस कैरी देना होता है एक। अच्छा, नाउ वी मूव फर्दर। अभी ये हुआ नहीं, अभी इसमें सेल्सियस रहता है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको। आपको अच्छा लगेगा कि सर अच्छे इंसान है, पूरा न्यूमेरिकल कराते हैं। वैसे ये बात गलत है कि मैं आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई एक न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, तो वो इन वीडियोस से देखकर हेल्प ले लेते हैं। अच्छा, तो देखो सेल्सियस पे ले जाने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर लिखवाया था ना, तो केल्विन क्या था? 242 -273, दिस इज आवर केल्विन। तो 31 आ रहा है, ऑब्वियस, समझ आ रहा है बात। चेक करें क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक, मेरा 32 आ रहा है। हाँ, 32 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वो रख दिया। हाँ सही है, 31 आ रहा है। चलो, अच्छी समझ आई बात, मज़ा आया पढ़ने में। चलो आगे चलते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को ना मज़ा आए पढ़ने में ना। आप बोलो सर आ रहा है, समझ आ रहा है सर, आपकी बात समझ आ जाती है। जब आप लोग बोलते हो ना सर आपकी बात समझ आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरी मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, बेशक चीज़ों से पैसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो असल मज़ा आता है ना, वो आता है बच्चों के कमेंट्स देखकर, बच्चों के जो है वो एक्सप्रेशन देख कर के उन्हें समझ आ रहा है, तो मेहनत वसूल हो जाती है आप लोगों पे मेहनत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ी खुशी है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया आज वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो वो आने वाले वक्तों में एक बेहतर फ्यूचर की तरफ चले गए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक बेहतर शहरी बनेंगे पाकिस्तान के। तो ये बड़ा खुशी होती है। और बल्कि पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान से बाहर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो इसमें भी मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर। चाहे किसी ने अप्रिसिएशन दी हो या ना दी हो पढ़ाने पर, लेकिन आप लोगों ने अप्रिसिएशन दी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो, अब हमारे वो न्यूमेरिकल्स शुरू हो गए हैं जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, उन्हें करते हैं, उन्हें समझते हैं। आ जाओ बच्चों, 10 न्यूमेरिकल हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात होती ही नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाने वाले न्यूमेरिकल हैं। मज़ा लेके पढ़ोगे ना तो यकीन मानो मज़ा पढ़ने का भी आ जाएगा। इंजॉय करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सोचो तो यार, ये चीज़ें आप देखते थे इंडस्ट्रीज़ में, आपको कैलकुलेट कर रहे हो। इंडस्ट्रीज़ में यही सब तो हो रहा होता है, कैलकुलेशन ही तो हो रही होती है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज, देखो मरकरी आपको पता है ना लिक्विड मेटल, लेकिन वो भी फ्रीज हो जाता है। तो कितने हैं गिवन डेटा देख लो, ये ज़रूर लिखा करो बच्चों, इससे आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। एफ लिख देता हूँ, तो -2 -39 सेल्सियस, काफ़ी कम है, मगर ये इतना भी कम नहीं है, ये अचीव हो जाता है टेम्परेचर आसानी से। कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में है, ये मेरे ख्याल से मुझसे गलती हो गई, ये सेल्सियस था, ये सेल्सियस में है, हमें फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो TF में ले जाना है। सही है सोल्यूशन। अब हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ फार्मूला मेंशन करता हूँ आपको, जो मैंने पीछे लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि TF 9/5 TC + 32। याद है फार्मूला? सबसे पहले यही न्यूमेरिकल किया था ना। अच्छा, तो वही बोला, इतना आसान सा है। अच्छा, एक और भी चीज़ करनी है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और 20 एक और भी दिया हुआ है, सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। देखो, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। सही है, क्वेश्चन समझ लिया करो अच्छी तरह से, ताकि कोई मसले वाली बात ना आए। चलो, तो ये मेरा 9 आ गया, ये मेरा 5 आ गया, ये मेरा -39 आ गया, और यहाँ लगा लेते हैं 5, ये मेरा मतलब 32 आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ, इसको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख लो, साइंटिफिक अलाउ है आप बच्चों को।
तो आप उसको पूरा फ़ायदा उठाओ। 9 मल्टीप्लाई -39, माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर सही आ जाएगा, नहीं बल्कि माइनस लगा ही लेना, वरना फिर वही क्या पता इन दोनों को प्लस कर देगा। हाँ माइनस लगा के करना, ये एक जैसा नहीं आ गया, नहीं सही है, सही है। अच्छा थोड़ा लिखने में ये गलत हो गया, मतलब घिचपिच हो गया, लेकिन बाकी सही सही है, ठीक है, समझ रहा है, काफ़ी करीब करीब आ रहा है फ़ारेनहाइट सेल्सियस के। अच्छा अब हमें अगला क्या करना था, फॉर टी सी इक्वल टू 20 सेल्सियस। अभी सेल्सियस को केल्विन में ले आना कितना मुश्किल है, तो हम अपने फिंगर टिप पे होता है हमारे, यही बात। तो कभी कभार आसान न्यूमेरिकल भी दे देते हैं ताकि आप बच्चों को खुशी मिले पढ़ाने में और पढ़ने में। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए बात। अच्छा चलो गिवन डेटा लिखते हैं, पहले पढ़ना तो न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। द बॉइलिंग सर मैं ज़रा एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप बच्चों को ना समझ आए। देखो मैं बॉइलिंग कर रहा हूँ, किसको पता चल जाएगा आगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, समझो इसमें नाइट्रोजन है, आई थिंक नाइट्रोजन गैस में होगी, गैस फॉर्म में होगी यहाँ, समझ लो ये नाइट्रोजन मौजूद है। लेकिन जब नाइट्रोजन बॉयल हो रही है तो इसका मतलब तो ये है ना वो लिक्विड फॉर्म में होगी, वरना गैस को कैसे बॉयल करोगे। चलो ये नाइट्रोजन मौजूद है, इसको बॉयल कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करेंगे तो आपको पता है वेपर्स बनेंगे, जिसे उर्दू में बुखारात बोला जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज, लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वो बहुत ही कम दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन डेटा टू फाइंड। तो ये दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का, लेकिन फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है -321 फ़ारेनहाइट। चेंज इट इनटू केल्विन, बस कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, केल्विन में ले जाना है। फॉर्मूला लिखवाया तो याद है, चलो फिर से लिखवा रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। TF अपॉन -32 अपॉन 180 इक्वल, सॉरी -1 अपॉन में केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। समझ आया? ये फॉर्मूला पहले लिख चुके ना, केल्विन में लाना है, फ़ारेनहाइट में नहीं लाना, केल्विन में लाना। इधर पुट करो, फ़ारेनहाइट पुट करो, समझ में आया मैंने क्या किया? जस्ट फ़ारेनहाइट यानी ये जो टेम्परेचर है पुट करा है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, फिर एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो -2321 -32 डिवाइडेड बाय 180, द आंसर इज -1.96। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 और वो वहाँ के प्लस हो जाएगा 273 इक्वल टू टी के आ जाएगा। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लो, जब भी आप इस तरह सॉल्व किया करो ना ब्रैकेट लगा लिया करो, -19 माइनस ब्रैकेट लगाने से मुराद इस तरह कर लिया करो ताकि वो गलती के चांसेस ही ख़त्म हो जाए। तो -79.8 केल्विन। समझ में आया क्या किया? अच्छा ये 76 बोलने, मेरा 78 आ रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा? एक मिनट ज़रा रुको। अच्छा हाँ देखो मैंने दोनों तरफ 180 लिख दिया, इस वजह से ये गलती आ रही है, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया हो। ये 180 नहीं है, ये 100 है, ये 180 नहीं है, ये 100 है। तो अब 100% अगर मैं करूँगा ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ सही है, 77 आ रहा है। अब देखो मुझे, और वो भी प्लस में आ रहा है, सही है। मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने ना फॉर्मूले में थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी कि मैंने दोनों तरफ 180 रख दिया, तो वो लिखने में हो गई थी, तो ये 100 है, बाकी फिर ये करोगे तो इस तरह सही हो जाएगा।
अच्छा आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप अपना आंसर देख के समझ जाते हो। मैं समझ गया था केल्विन माइनस पे नहीं आना चाहिए, तो मैं समझ रहा था, लेकिन वो बस 180 रखने की वजह से वो इस तरह से आ गया, लेकिन हमने ठीक कर लिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस। बात समझो, वॉल्यूम पता करना है। एक गैस समझ लो, गैस एक कंटेनर में या कहीं भरी हुई होगी, तो वॉल्यूम क्या है उसका ये पता करना है। और गिवन डेटा 1 मोल गैस दी हुई है, लिखा हुआ भी है, बाय अ मोल ऑफ अ गैस। अ मोल का मतलब 1 मोल दिया हुआ है आपको, एन की वैल्यू। टेम्परेचर आपको दिया हुआ 0 सेल्सियस। आपको पता है मुझे सेल्सियस में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टेम्परेचर आप रखो, तो मैं केल्विन में कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको दिया हुआ प्रेशर जो कि दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक, तो 1 ATM। अब इस ATM को कन्वर्ट कर लो चाहो या नहीं करो, मर्जी है, ठीक है। क्योंकि आंसर लीटर पर मोल में दिया हुआ तो इस ATM को कन्वर्ट नहीं करना। देखो यूनिट क्या दिया हुआ है इससे भी बड़ा मैटर करता है। अगर DM क्यूब दिया हुआ तो मैं कन्वर्ट करता, मगर लीटर में आंसर दिया हुआ तो मैं ATM रख के सॉल्व करूँगा। तो अगेन वही PV इज इक्वल टू NRT, V इज इक्वल टू NRT। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है ना तो आपको कोई याद कर रहा है। तो माशाल्लाह से मेरे तो इतने हज़ारों स्टूडेंट हैं, तो पता नहीं अब कौन सा स्टूडेंट मुझे याद कर रहा होगा। तो ये भी एक लाइफ हैक है भाई। चलो, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू देखो मैंने बताया ना, r की वैल्यू मुख्तलिफ यूनिट में मुख्तलिफ होगी। देखो है तो कांस्टेंट, मगर यूनिट चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जो r की वैल्यू ली गई है वो ली गई है 0.0821, पहले था 3 पॉइंट कुछ 8 पॉइंट कुछ 3 था, मगर 1 यूनिट का डिफरेंस था, यहाँ ATM में लिया गया है और मोल केल्विन। तो ये ATM में लोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, ये अगर आप पास्कल में लोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इसको याद रखना, दोनों वैल्यू याद रख लेना, ATM में भी और पास्कल में भी। अच्छा, 0.081273 डिवाइडेड बाय 1, तो द V इज, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे न्यूमेरिकल भी हैं। मुझे यकीन मानो सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल मैंने जब से कराया है ना, फर्स्ट ईयर के मुकाबले में तो बहुत आसान दिए हैं। मैं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल आप लोग पढ़कर आए हो, कितना मुश्किल हो रही थी आप लोगों को। लीटर पर मोल या DM क्यूब नहीं आएगा। अच्छा, ऑब्वियस है ये लीटर तो नहीं आना चाहिए था, लीटर्स आना चाहिए था, अब भी गलत है। LITERS लीटर पर, अब सही है, ठीक है। मसला, परेशानी, कोई बात बुरी लगी हो? नहीं भाई, कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये बात बुरी लगी होगी कि वो M मोल जो है उसका L उसके साथ छुप गया। चलो आओ 4 करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा सही से समझना, थोड़ा बड़ा भी है समझना। एन एयर स्टोरेज टैंक, एक मिनट यार, ये घड़ी मुझे ना चुभ रही है, अगर चुभती है तो फिर उतार दूंगा। एयर स्टोरेज टैंक है आपके पास, समझो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लेते हैं। टैंक तो इसी तरह के बने हुए होते हैं ना हमारे पास। अब इसमें एयर स्टोर हुई हुई है, इसमें एयर स्टोर हुई हुई है, ठीक है। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना लीटर ये एयर को स्टोर कर सकता है। एयर ही है ना, वाटर तो नहीं है ना। 112 लीटर, लीटर्स। वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी होता है, आपको पता है। वॉल्यूम का यूनिट जो है वो आपके पास लीटर के साथ साथ उसमें भी होता है, क्या कहते हैं, हाँ, DM क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, कंटेन, अच्छा इसमें जो गैस एयर मौजूद है वो कितनी मौजूद है, 3 kg की। तो बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पे गिवन डेटा बनाना शुरू करें। गिवन डेटा टू फाइंड, तो वॉल्यूम कितना आया, 112 लीटर में वॉल्यूम आ गया आपके पास। मास कितना आया, 3 kg का मास आ गया आपके पास। एट अ प्रेशर, प्रेशर कितना आया, एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है 18 ATM आ गया आपके पास, ATM में ही रखना। अच्छा, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक,
कितनी एयर हम इसमें मज़ीद डालें, यहाँ से हम कितनी एयर मज़ीद डालें, फोर्स का मतलब डालना, कितनी एयर हम मज़ीद डालें कि इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाए। यानी P1 हमारे पास 18 है और P2 हमारे पास 21 ATM आ रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि हम कितनी मज़ीद एयर डालें। देखो अभी जो एयर आपको दी हुई है, ये एयर का मैंने वॉल्यूम बताया होगा, आई होप मैंने टैंक का वॉल्यूम नहीं बोला था, ये एयर का वॉल्यूम बोला था। तो एयर का वॉल्यूम अभी कितना मौजूद है, 112 V1 कर लो। तो मज़ीद कितनी एयर हम डालें कि इसका जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाए। मतलब समझो ज़रा और आसान करो, अभी इसका जो प्रेशर है, जब आपके पास 112 लीटर वॉल्यूम मौजूद है तो उस वक्त जो प्रेशर है वो, थोड़ा आसान करो, अभी आपके पास कितना है प्रेशर, 18 ATM का प्रेशर है जब जो वॉल्यूम है वो 112 है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज करेगा और प्रेशर जो है इसका 21 हो जाएगा। तो आपने ये बताना है कि मास, या मास बताना है, वॉल्यूम नहीं बताना, याद रखना ये मैंने वॉल्यूम को टिक कर दिया है, या मास आपने बताना है कि मैं मज़ीद कितना मास यहाँ पर डालूँ, मैं मज़ीद कितना मास इसके अंदर डालूँ कि प्रेशर जो है वो 18 से 21 हो जाए। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम बढ़ाना है तो मास को तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। V इज इक्वल, सॉरी, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना, ρ इज इक्वल टू m/v। तो डेंसिटी और मास का आपस में रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। तो मैं यहाँ कितना जो है वो मज़ीद मास डालूंगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, ये मुझे बताना है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करा तो, अच्छा टेम्परेचर आप याद रखना कांस्टेंट है, अगेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, वरना तो फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, आप समझ गए, PV इज इक्वल टू nRT लगना है यहाँ पर। तो देखो सोल्यूशन, एक PV की इक्वेशन कब बनेगी, जब हमारे पास P1 टेम्परेचर है। तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 और R तो कांस्टेंट और T1 याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो T1 की वैल्यू है वही T2 की वैल्यू है, इसे आप T कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये तो जब आ गया जब आपके पास प्रेशर P1 था, लेकिन भी जब प्रेशर P2 होगा तो क्या होगा, P2 V2 N2 R T2। ठीक है, अब यहां करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करा दो। तो लिख लो, लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर डाला ना, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कराऊंगा तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1 डिवाइडेड बाय P2 V2 N2 R T2। देखो R सेम है, कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा था टेम्परेचर भी सेम है, तो T2 T1 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम नहीं एक मिनट यार, एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम, एक बात याद रखना, ये जो टेम्परेचर, ये जो वॉल्यूम है ना, इसको करेक्शन कर लो, क्योंकि मैंने इसको अभी बोल रखा है एयर का वॉल्यूम। देखो एयर का वॉल्यूम भी ठीक है, टैंक का वॉल्यूम भी ठीक है। अब ज़रा बात समझो, मैंने क्या बोला था कि आप ये कंसीडर करो कि ये 112 एयर का वॉल्यूम है, यही बात बोली थी। लेकिन आप ज़रा खुद सोचो कि यार आप एयर को जिस चीज़ में डालते हो वो उसी का वॉल्यूम ले लेती है ना, गैस का वॉल्यूम ले लेती है ना। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मेरे पास ये वाली जो एयर इसके अंदर भरी है, ये इतनी सी डिब्बी में भरी हुई थी, तो अभी एयर का वॉल्यूम क्या होगा, जो इस डिब्बी का वॉल्यूम है। अब मैंने इस डिब्बिया से गैस को निकालकर इस बड़े से कंटेनर में डाल दिया, तो अब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है वो एयर का भी है और कंटेनर का भी है, दोनों का है, क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ रखा है कि हम एयर को जिस कंटेनर में डालते हैं, एयर उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती है, यानी जो वॉल्यूम एयर का है वही वॉल्यूम कंटेनर का है। हाँ, अगर पिस्टन लगा देता हूं तो फिर अलग बात हो जाती है, पिस्टन नहीं लगा हुआ है तो ये V कर लो, यही वॉल्यूम एयर का भी है, यही वॉल्यूम उस कंटेनर का भी है। अच्छा, तो वॉल्यूम तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ना हमारे पास कोई पिस्टन लगा हुआ है, ना हम जो है वो एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है,
बस उस वक्त मैंने इसको सिर्फ आपको इसलिए समझा दिया था ताकि आपको उस वक्त ये बात याद रह जाए। मोल तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था हमने, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मोल बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा देखो, मास m1 हो गया, मॉलिक्यूलर मास m ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यार गैस जितनी भी बढ़ा दो लेकिन सेम गैस ही डाल रहे हो ना। देखो भाई, अगर आप हाइड्रोजन ही डाल रहे हो, चाहे जितनी भी हाइड्रोजन डाल दो, उसका मॉलिक्यूलर मास तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहां पर गैस के चेंज होने से चेंज होता है। अभी देखो, समझो इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई थी O2, तो मैं मजीद भी ऑक्सीजन भर दूं तो भी मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा, क्योंकि वो मास अपॉन मोल होता है, ग्राम अपॉन मोल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, वो सेम गैस के लिए हमेशा सेम रहता है, चाहे आप जितनी भी गैस डाल दो। तो इसलिए मैंने इसको m लिख दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल तो करने की कोई जरूरत नहीं है। m2 चाहिए था ना मुझे, कि मुझे कितनी और गैस डालनी होगी कि प्रेशर जो है वो, सवाल क्या था कि मुझे कितनी और गैस डालनी होगी कि प्रेशर 18 से 21 हो जाए। तो m1 p2 आ गया और p1 आ गया। m1 कितना है? 3 और 18 था ना, नहीं बल्कि 21 था और ये 18 था। तो मास यहाँ लिख देता हूँ, आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो 3.5 kg। अच्छा, अब ये आंसर तो वो आ रहा है जो कि हमने इसमें ऐड कर दिया। देखो ये भी अभी भी ठीक नहीं है, उसकी वजह मैं बताता हूँ ये ठीक क्यों नहीं है। हमें ये नहीं बोला था कि m2 कितना होगा, हमें ये बोला था कितना और डालना पड़ेगा, कितना और मास डालना पड़ेगा। तो ये तो m2 आ गया है, हमें वो डिफरेंस निकालना है जो हमने डाला है। m2 हमने डाला नहीं है, m2 क्या हुआ है कि इनिशियल में इजाफा होकर आ गया है। बात समझो, मेरा वजन अभी 70 kg है, एक महीने बाद, चलो अभी मेरा वजन 50 kg है, एक महीने बाद ये 70 हो जाता है। तो क्या मेरा जो इंक्रीज हुआ वो 70 kg इंक्रीज हुआ है? नहीं ना, इंक्रीज कितना हुआ? 50 में से 20, 50 में से 70 माइनस किया तो 20 बचा, यानी 20 kg इंक्रीज हुआ है। उन्होंने यही पूछा था कि कितना और डालना पड़ेगा, यानी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो डेल्टा m मांग रहे थे आपसे। तो 3.5 माइनस 3, यही तो मज़ा है तालीम का कि शऊर पैदा कर देती है इंसान के अंदर। और शऊर अगर किसी इंसान के अंदर आ गया, फिर उसको दबाना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको अपने मुताबिक चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान शऊर आ जाने के बाद सही को सही, गलत को गलत कहता है। थोड़े टाइम के लिए खामोश तो बैठ जाता है, लेकिन एक ना एक वक्त पर आने पर, एक ना एक वक्त पर वो सही को सही और गलत को गलत ज़रूर कहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ लो ताकि आप लोगों को भी शऊर आ जाए, मतलब आप लोग भी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझ सको। चलो, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा रही हैं। ये न्यूमेरिकल क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ा देते हैं। यानी आप आने वाले वक्तों में जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आप डरोगे नहीं, भागोगे नहीं, आप बोलोगे यार मैं इसका मुकाबला कर लूँगा, मैंने बड़े खतरनाक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो ये तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है। अभी आप लोगों को बहुत टेंशन होती होगी न्यूमेरिकल्स को देखकर, है ना। हम लोगों ने आपके लिए आसानी कर दी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दे दिए। कौन सा था? पांचवा था, चौथा था, बल्कि पांचवा करते हैं। अब देखो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है भाई, मैं मानता हूँ 1 घंटा हो गया, लेकिन अब हमारे कुछ 6 रह गए, वो छोटे छोटे से ही हैं, जल्दी भी करा दूंगा थोड़ा। आ जाओ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5, देखो बलून की बात कर रहे हैं, बलून बना लेते हैं। तो इस बलून, बलून कंटेन, बलून के अंदर मौजूद, अब जो बलून का वॉल्यूम है वही एयर का वॉल्यूम है। तो वो कितना मौजूद है वॉल्यूम? 0.04 dm3। गिवन डेटा टू फाइंड। तो बलून में जो वॉल्यूम मौजूद है वो मौजूद है आपके पास 0.04
dm, नहीं dm क्यूब नहीं है बल्कि मीटर क्यूब है, ठीक है, ऑफ एयर एट अ प्रेशर। प्रेशर कितना मौजूद है, लेकिन देखो याद रखना प्रेशर में के लिखा हुआ है, यानी वो किलो पास्कल कह रहे हैं, आपने के नहीं रखना, आपने पास्कल रखना है। के होता है मल्टीप्लाई 10⁻3, मैंने अभी यहीं खोल दिया ऐसे, सही। अच्छा, अब V2 इन्होंने दिया हुआ है आगे, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम को कम करना है, तो वॉल्यूम को हमें कितना लाना है, पहले ये V1 था, ये भी V1 था, ये भी V1 था, ये V2 है, तो 0.025। देखो वॉल्यूम 0.4 से 0.0, अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ, कैलकुलेट द प्रेशर टू रिड्यूस द वॉल्यूम। पहले हमारे पास वॉल्यूम इतना था 0.04, अब हमने 0.025 करना है, तो क्या कितना प्रेशर हमें चाहिए होगा ये हमें बताना है, तो P2 बताना है हमें। सोल्यूशन कर लेते हैं, बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो वही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या है P1 V1 P2 सॉरी P2 और ये V2 होगा। P1 कितना है 120 मल्टीप्लाई 10⁻³ और V1 कितना था 0.04 और 0.025। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 120 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 0.04 डिवाइडेड बाय 0.025, द आंसर इज, ऐसे लिखो 1.92 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब क्या है पता है, पढ़ा था ना पास्कल लॉ, उसमें पढ़ा था ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा आओ आगे चलते हैं, आओ ब्लू पेन से करते हैं, बहुत देर से ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। अच्छा अब न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। द मोलर मास ऑफ अ नाइट्रोजन N2, गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा टू फाइन। तो मोलर मास कितना दिया हुआ है, यानी कैपिटल M दिया हुआ है 28 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये मोलर मास हो गया। फॉर, अच्छा मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास अलग होता है, मास अलग होता है। अच्छा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करना वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आसान है वो तो, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अच्छा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 सेल्सियस, सेल्सियस से मुझे बड़ी चिढ़ है, मैं केल्विन में रखूँगा, 293 केल्विन आ गया। उसके बाद मुझे प्रेशर पास्कल में ही दिया हुआ है, तो प्रेशर को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵, ये STP कंडीशन दी हुई है आपको, नहीं बल्कि STP नहीं है ये, टेम्परेचर STP पे नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन, अच्छा फॉर्मूला ये लगाना है PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा इधर से वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन मसला क्या है, R तो पता है हमें कांस्टेंट होता है, T भी पता है, V भी पता है, P भी पता है, देखो ये पता है, ये पता है, ये N नहीं पता, तो N निकाल लेते हैं, आसान है। N के लिए क्या है, फॉर N मास इन, एक मिनट, जो गिवन मास है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास इन ग्राम कितना था 100 और मॉलिक्यूलर मास क्या था 28, तो डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, डिवाइड कर लो बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 28 3.57, ये मोल हो गए हमारे, ठीक है, मोल्स हो गए। अब हम निकाल लेते हैं अपना क्या, फॉर V निकालना था ना, तो क्या लिखा था PV इज इक्वल टू nRT ना, तो V को इधर रहने देते हैं, nRT और P लिख लेते हैं। N कितना निकाला 3.57, R कितना निकाला, कांस्टेंट होता है 8 पॉइंट कुछ समथिंग था हमारे पास, मुझे याद पड़ रहा है, हाँ 8.314, ये कांस्टेंट पता नहीं मुझे ज़िंदगी में कभी याद ही नहीं होता, 293, और प्रेशर कितना था
1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो वॉल्यूम कितना आया? नाउ कैलकुलेट 3.57 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 293 डिवाइडेड बाय 101 तो 0.0861 मीटर क्यूब है ना? मेरे ख्याल से मीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, हाँ मीटर क्यूब ही होगा, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आया है। आओ एक और करते हैं, मेरा एक और न्यूमेरिकल कराने का दिल चाह रहा है। वैसे तो मेरे तमाम न्यूमेरिकल कराने का दिल चाह रहा है, लेकिन एक और करते हैं। अ सैंपल ऑफ गैस कंटेन, अच्छा देखो एक गैस है, समझो इसमें गैस भरी हुई है, ये इस तरह एक गैस भरी हुई है, तो उस गैस के अंदर एटम्स कितने मौजूद हैं? गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। तो एटम्स कितने मौजूद हैं? नंबर ऑफ एटम है बेसिकली, सही है, एटम्स लिख रहा हूं, तो वो मौजूद है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एटम्स। ठीक है, ये एटम्स आ गए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम बच्चों ने आपने कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कितना गिवन है? आई थिंक केल्विन में गिवन है 300 केल्विन, और प्रेशर कितना गिवन है? पास्कल है, मगर केल्विन के साथ, के के साथ है, यानी किलो पास्कल है, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 PA। और वॉल्यूम आप बच्चों ने कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग लगा लो। तो एक मिनट लगनी तो यहाँ PV इज इक्वल टू NRT ही है, PV इक्वल टू NRT। अच्छा देखो क्या क्या गिवन है, निकालना क्या? वॉल्यूम, सही है, P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, नहीं गिवन तो N, फॉर N के लिए काम करता है। देखो N के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम, ये फॉर्मूला आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय स्पेलिंग देख लेता है, एक बार मैंने एवोगाड्रो फल होता है या सब्जी होता है, उसका नाम लिख के भेज दिया था ग्रुप पे कि उसका टेस्ट होगा, मुझे किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, बाद में मुझे समझ में आया। अच्छा नंबर ऑफ एटम कितने दिए थे? 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अच्छा और वैसे होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। एवोगाड्रो नंबर ये कांस्टेंट याद है ना, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, मोल आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 5 आ रहा है मोल्स। अब निकाल लेते हैं फॉर V, तो V इज इक्वल टू NRT और P, तो कितना आ रहा है? 5 तो नहीं आ रहा, मैं 4.95 ही रख रहा हूँ। R 8.314 आ रहा है और T 300 आ रहा है, और टेम्परेचर आ रहा है 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो फिर वॉल्यूम आ रहा है आपका इस तरह से, लास्ट में वॉल्यूम लिख लो 4.95 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा तेज़ तो नहीं कर रहा ना मैं, आराम आराम से ही करा रहा हूँ ना, थोड़ा लिख जल्दी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वॉल्यूम आ रहा है 0.10 मीटर क्यूब, चाहो तो 2 भी लिख लो, 0 के बाद राउंड ऑफ कर दोगे तो वो 2 जो है वो 4 हो जाएगा। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया, मैं पूरा आपको क्लैरिटी से समझा रहा हूँ। चलो अब फर्दर मूव करते हैं और फर्दर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे 3 मज़ीद न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, जिसमें से 2 तो छोटे ही हैं।
अच्छा, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। RMS वैल्यू पता करनी है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें तो कोई ज़्यादा इतना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम। तो रूट मीन स्क्वायर, तो गिवन डेटा टू फाइंड, देखो VRMS की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, टेम्परेचर कितना दिया आपको, कहा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 सेल्सियस पर है, तो T इक्वल टू 0 सेल्सियस दे दिया। और टेम्परेचर कितना है उनके पास, 1 atm का प्रेशर है। अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी आइडियल गैस, आइडियल गैस है हाइड्रोजन को तसव्वुर करो। डेंसिटी कितनी दी हुई है, रॉ दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और यूनिट SI दिया हुआ kg/m³। अच्छा, अब ये प्रेशर को पास्कल में ले जाते हैं, तो 1 atm हमें पता 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो VRMS के लिए फॉर्मूला आपके पास जो है वो 3p/ρ, ये p को मैंने ρ बना दिया, ये। अच्छा, तो VRMS कर लेते हैं, डायरेक्ट की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ये 3 आ गया, 1.01 प्रेशर आ गया, 5 और 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसको मज़ीद फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मज़ीद फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। (8.99 एक्सपोनेंट -2), तो आपके पास आ रहा है 1835। हाँ, 1835.86 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं था, जस्ट उन्होंने ऑलवेज आपको दे दिया था डेटा, तो पुट करके आंसर निकालना था। न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं, वही कर लेते हैं, गिवन डेटा और टू फाइंड। एक मिनट में पानी पी लूं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ये पूरी वीडियो में एक ही साथ बना रहा हूँ, कोई कट इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए बीच में ना एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन पानी पीने के बाद दोबारा आ जाती है। अच्छा, वही आपको कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो वही मांग रहे हैं RMS की वैल्यू आपसे। ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, RMS वाला, बच्चों का ना बहुत डाउट रह जाते हैं इस टॉपिक में। जब मैं भी एज अ स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत डाउट था। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, MP लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27। अच्छा, केल्विन मतलब आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन। देखो मैंने डिवाइड में लिख दिया, तो इन्वर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ तो ना P है ना V है, कुछ भी नहीं है। मगर एक और फार्मूला आपको याद होगा रूट मीन स्क्वायर का, 3kT/m। अच्छा, अब M के लिए ज़रा समझो, हाइड्रोजन की बात की थी ना, तो हाइड्रोजन क्या होता है, H। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है ना। तो यहाँ प्रोटॉन का तो सिंगल का मास दिया हुआ है, तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो 2 प्रोटॉन होंगे। तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ज़रा बात समझ लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो, यहाँ प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, जबकि यहाँ
हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन गैस का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है प्रॉपर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहा है उन्होंने, तो यानी H2, तो ये तो एक प्रोटॉन का दिया हुआ है, H2 है तो 2 प्रोटॉन है, तो एक और भी तो लाओ, तो 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 प्रोटॉन करने के लिए। ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। जस्ट कुछ नहीं हुआ, इधर से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब निकाल लो जरा अपने आंसर को। तो 3 K की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T की वैल्यू 500 है, और M की वैल्यू, और ये आई है ना 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, तो VRMS आपके पास कैलकुलेट होकर आया 3 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 3.34 एक्सपोनेंट -27, 2489.49 मीटर पर सेकेंड। आंसर 2489, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ दोनों, क्योंकि एक जो न्यूमेरिकल करना है ना उसमें थोड़ा सा मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो मैं फिर उसे यूटिलाइज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छा समझ आ जाए। अच्छा चलो अब मजीद फर्दर आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल ना ब्लैक पेन से करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 10 है, कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। देखो आपके पास पार्टिकल्स हैं, आपको पता है ये पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं, अगर किसी जगह पे ये भरे में तो ये मूव करते हैं, मूव करने की वजह से क्या आएगा इनके पास, काइनेटिक एनर्जी आएगी, सिंपल सी बात है। तो गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा तो एक टेम्परेचर जो आपको दिया गया वो दिया गया 10 सेल्सियस, T1 कह लेते हैं। तो 10 सेल्सियस पे भी पता करना है और 40 सेल्सियस पे भी पता करना है। केल्विन कन्वर्जन में इसकी आगे कर दूंगा, ये चाहो तो यहीं पे कर लो, तो 273 इसमें कर लो। तो T1 जो आपके पास आ रहा है, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, T1 जो आपके पास आ रहा है 283, T2 कर लो 40 सेल्सियस है, मगर 273 कर देंगे तो केल्विन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 313। ठीक है। अच्छा तो हमने क्या बताना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस टेम्परेचर पे भी बताना है, इस टेम्परेचर पे भी बताना है, और इस टेम्परेचर पे भी बताना है, दोनों टेम्परेचर पे बताना है। फॉर्मूला हैगा वो मैं दिखवा देता हूँ। अच्छा तो चलो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी AV लिख लो, जिससे पता लगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो 3/2 kT, ये पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज में लिख लेते हैं, तो 3/2 एज इट इज रहेगा, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, और ये आ गया आपके पास टेम्परेचर जो कि है 40 नहीं है बल्कि 283। थ्री अपॉन 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 283, तो आ रहा है 5.85। टेम्परेचर बहुत कम है ना, इसलिए ये एनर्जी भी बहुत कम आएगी। ये आपकी एवरेज आ गई।
हाँ सही आ रही है। अच्छा, अब यही सेम काम हम कर लेते हैं। ये हमने काम किया किसके लिए? T1 के लिए, यानी 283 केल्विन के लिए। अब यही काम करते हैं फौरन T2 के लिए, यानी 313 केल्विन के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है एवरेज का? तो 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी एवरेज के लिए क्या है? 3/2 K क्या है? 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। K क्या है? 313। ज़रा इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से बगैर किसी टाइम के ज़िया के। तो 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23 और 313। तो ये आपके पास जो आंसर आया वो आया 6.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जाउल। एनर्जी है तो जाउल आएगा। ठीक है, दोनों सही आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसी की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, हमें 1 मोल के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पहले हम निकाल लें टेम्परेचर T1 के लिए, जो कि है आपके पास 283। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला देख लो क्या होगा? N मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। ये 1 मोल के लिए दे देगा आपके पास एवरेज। ठीक है, तो ये एवोगाड्रो नंबर है बेसिकली ना, N। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ नहीं 23। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी? 5.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21। सॉल्व कर लो। सिक्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 85 एक्सपोनेंट -23। तो ये जो आ रहा है 35, एक मिनट, ये एक मॉलिक्यूल्स के लिए आ रही है 3521 जाउल। राउंड ऑफ कर लोगे ना तो ये थोड़ा सा मेरा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ना मैंने 1-2 कम ले लिया है। अगर मैं 1-2 बढ़ा दूँ, हाँ, अब मेरा बिल्कुल बुक जैसा आ रहा है। तो बस देखो भाई, यही मसला है कि अगर 1-2 आप ज़्यादा ले रहे हो, 1-2 कम ले रहे हो, तो उससे आपका आंसर ख़राब हो जाता है। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी T2 = 28, नहीं, अब टेम्परेचर कौन सा रखना है हमने? 313। अब टेम्परेचर 313 रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगेन वही है, Na मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और 6.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21। तो एनर्जी आपके पास कितनी आ गई? तो 3896.23 जाउल लगाए ना। ये हमारा लास्ट था। अच्छा, अभी थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा है, शायद वो उसी वजह से राउंड ऑफ की टेक्निक सही नहीं लगी हुई। थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क आया है। ऊपर वाला तो बिल्कुल ठीक आ गया था, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आया है। वो फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि यहाँ मैंने ना 8 राउंड ऑफ नहीं करा था, 8 करा। 8 कर लो, वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो देखो, ये इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है कि 8 नहीं किया 2 किया है, तो क्योंकि वो तो कोई नंबर काफ़ी बड़े बड़े चेंज हो रहे हैं ज़रा सा पॉइंट को आगे पीछे करने से। हाँ, अब देखो बुक जैसा हो गया। तो देखो, अगर आपने यहाँ 7 रख के कैलकुलेशन कर दी, यहाँ 7 रख के कैलकुलेशन की, तो भी मसला नहीं है। 8 रख के करो तो भी नहीं। तो याद करके नहीं चले जाना कहीं के सर ये गलती ना हो जाए। तो ये आपके पास आंसर था। ये एक मॉलिक्यूल के लिए हमने बता दी एनर्जी क्या आएगी मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। तो देख लो तो यहाँ पे, हाँ, कह रहे थे व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। नहीं, पर मोल के लिए बताइए हमने, एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं बताई, पर मोल के लिए बताइए। तो वो मैंने शायद मॉलिक्यूल देख लिया था, पर मोल के लिए बताइए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। थोड़ी वीडियो लंबी थी,
क्योंकि सारे न्यूमेरिकल एक साथ कराएं। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।